देखिए, आज अपन शुरू करेंगे ये मानव अधिकार अधिनियम जो है उसको शुरू करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जो मानव अधिकारों के अच्छे, पहले इसको पढ़ रहे, मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसद या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। यानी ये अधिनियम क्यों बनाया हुआ है, और भी कारगर तरीके से, मतलब मानव अधिकार जो होते हैं उनको और भी कारगर तरीके से उनका पालन किया जा सके। साथ ही साथ जो आयोग है उनका गठन किया जा सके, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग और राज्य स्तर पर राज्य आयोग, साथ ही साथ इसके जो मानव अधिकार न्यायालय है उनका गठन करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। ठीक है, इस अधिनियम का ये उद्देश्य। थोड़ा सा अब थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले इसका अध्याय 1 देखेंगे। अध्याय 1, अध्याय जो है इसका एक प्रारंभिक जो अध्याय है, पहला सेक्शन इसका देखेंगे। सेक्शन 1 जो है इसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है। तो पहला क्लॉज जो है इसका क्या कहता है, इसका नाम के बारे में कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। ये ऊपर लिखा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम का क्या है, पूरा नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो क्या है इस अधिनियम का नाम है। दूसरा जो क्लॉज है, जो थोड़ा चेंज हो गया है संशोधन के बाद। इसका जो विस्तार है अब कहाँ है, संपूर्ण भारत पर। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण। उससे पूर्व क्या था, उससे पूर्व ये था कि जो जम्मू कश्मीर की विधि है उसके अनुसार था इसका, लेकिन अब क्या है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। तीसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है। तीसरा क्लॉज कहता है कि कब प्रवर्तन, तो प्रवर्तन की डेट इसी में दी रखी है, तो कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है ये 28 सितंबर 1993 को प्रवर्त हुआ समझा जाएगा। तो इसके प्रवर्तन की तिथि कितनी है, 28 सितंबर 1993। तो इसके प्रवर्तन की डेट इसी में दे रखी है, तो ये कह रहा है 28 सितंबर 1993 को ये क्या हुआ, प्रवर्त हुआ, लागू हुआ, प्रवर्त हुआ। तो इसके अलावा एक दो डेटें और हैं आपको, ये कि वही इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई वो भी लिखी हुई है इसमें, 8 जनवरी 1994। राष्ट्रपति की स्वीकृति ये भी याद रखना है आपको, राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है 8 जनवरी, ये याद रखना है, 8/1/1994 को इसकी क्या हुई, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अब आप कहोगे ये पहले प्रवर्त हो गया, अनुमति बाद में मिली है ना, तो इसमें ऐसा ही है। 8 जनवरी 1994 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति बाद में हुई और प्रवर्त ये पहले हो गया। इसमें ये उल्टा है। ठीक है, इसको याद ध्यान रखेंगे। 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 93 में ये पहले ही लागू हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा इसका अधिनियम संख्यांक है 10, ये भी याद रखना है। इसका अधिनियम संख्या, अधिनियम संख्या कितना है, 10 है, ये आपको याद रखना है। और भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में, 44वें वर्ष में, 44वें वर्ष में, 44वें वर्ष में ये क्या हुआ, लागू हुआ। तो ये दो तीन चीजें आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। इसका जो पहला क्लॉज है, इसके अलावा फिर अब इसकी परिभाषाएं शुरू होती हैं। सेक्शन जो 2 है उसमें क्या होता है, इसकी परिभाषाएं शुरू होती हैं। देखिए इसको मिटा के परिभाषाएं देखते हैं। सेक्शन 2 जो है परिभाषाओं से
सेक्शन 2 कैसे संबंधित है? परिभाषाओं से। देखिए सबसे पहली जो है इसमें सशस्त्र बल की परिभाषा दे रखी है ए में, सिंपल है। टू सेक्शन 2 है ये, सेक्शन 2 में है परिभाषा 2A में। 2A में सबसे पहले काय की परिभाषा दे रखी है? सशस्त्र बल की। सशस्त्र बल की परिभाषा दे रखी है, सिंपल परिभाषा है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल आता है। तो यानी कि तीनों सेनाएं आती हैं, चाहे वो नौसेना हो, किसी भी क्रम में याद रख लीजिए, नौसेना, नौसेना, जल सेना, वायुसेना, यानी तीनों प्रकार की सेना आ जाती है। नौसेना, सेना, सेना मतलब थल सेना, सेना और वायुसेना। इसके अलावा संघ का कोई भी सशस्त्र बल होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है, संघ का सशस्त्र बल। संघ के सशस्त्र बल भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो सेनाओं में तीनों प्रकार की सेनाएं आती हैं, इसके अलावा कोई अन्य संघ का जो सशस्त्र बल होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। सिंपल परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए 2B में सरल एक्ट है ये, ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद इसमें अध्यक्ष की परिभाषा दी गई है 2B में, अध्यक्ष कि भाई अध्यक्ष में कौन कौन शामिल है। अध्यक्ष में देखिए क्या कहता है, अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। तो अध्यक्ष में आयोग मतलब राष्ट्रीय आयोग, आयोग का मतलब है राष्ट्रीय आयोग से। तो आयोग का अध्यक्ष, जहां भी आयोग आया उसका मतलब ही है राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। तो आयोग का अध्यक्ष, इसके अलावा राज्य आयोग का अध्यक्ष। आयोग का अध्यक्ष, अध्यक्ष अभिप्रेत है। तो ये दोनों इसमें आते हैं। अध्यक्ष में कौन कौन आता है? राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और राज्य आयोग का अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। आयोग में कौन कौन आता है? राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष भी आता है और राज्य आयोग का अध्यक्ष भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अब देखिए इसमें एक परिभाषा और जुड़ी है, ये आपकी जुड़ी है 2019 में, BA 2BA, ये परिभाषा 2019 में जोड़ी गई है। मुख्य आयुक्त की परिभाषा। दो हजार उन्नीस में जोड़ी है, ये भी याद रखना है, 2019 में जोड़ी गई, ठीक है। ये 2019 में अभी जोड़ी, हाल ही में। मुख्य आयुक्त की परिभाषा जोड़ी है, मुख्य आयुक्त में लिखा है, मुख्य आयुक्त से दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। तो इसमें दिव्यांग जनों वाला जोड़ दिया है कि मुख्य आयुक्त में कौन कौन है। दिव्यांग जन अधिनियम है एक, दिव्यांग जन अधिनियम, दिव्यांग जन अधिनियम जो है 2016। तो ये याद रखना है आपको, इसका अधिनियम का नाम कि दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की धारा 74, की धारा 74, दिव्यांग जन अधिनियम की धारा कौन सी है? 74। दिव्यांग जन अधिनियम की धारा 74 में, 74 की 1 में निर्दिष्ट दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। तो इसके अधीन जो मुख्य आयुक्त होता है वो, तो आपको केवल इतना याद रखना है, दिव्यांग जन अधिनियम 74 की उपधारा 1 के अधीन जो मुख्य आयुक्त है दिव्यांग जन अधिनियम के तहत, वो इसमें क्या माना जाएगा? मुख्य आयुक्त माना जाएगा। तो उस अधिनियम का जो है आपको नाम याद रखना है, दिव्यांग जन अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त, ठीक है। इसके अधिनियम के तहत क्या है? मुख्य आयुक्त है। इसके बाद 2C की परिभाषा दी गई है इसमें, 2C में जो है आयोग की परिभाषा दी गई कि आयोग में क्या क्या आता है। आयोग में क्या क्या आता है। आयोग में लिखा है, सिंपल है, आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अभिप्रेत। तो इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। आयोग का क्या अर्थ है? धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
यहाँ से दिख रहा है। तो ये याद रखना है आपको। आयोग का क्या अर्थ है? धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इंपॉर्टेंट परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि आयोग का क्या अर्थ है। आयोग का अर्थ है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार। मैंने पहले कहा ना, जहां भी आयोग आया है तो आप यही समझना कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा है, और राज्य के लिए तो फिर राज्य लगा ही होगा। तो आयोग का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसके बाद डी में है मानव अधिकार की परिभाषा। 2D में जो है मानव अधिकार की परिभाषा दी है, मानव अधिकार। 2D में क्या की परिभाषा दी है? मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है। देखिए मानव अधिकार क्या होता है, इसमें लिखा है मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधानों में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि मानव अधिकार होते क्या है? ऐसे अधिकार जो आपको संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पहला तो ये याद रखें, कौन से अधिकार? जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए, संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ऐसे अधिकार जो आपको संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, साथ ही साथ संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय संविधानों से उत्पन्न होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो समझौते करार होते हैं उनके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा से जो उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं ऐसे करार अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं से और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। तो ये तीन यादें न्यायालय द्वारा, भारत के न्यायालय द्वारा, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। तो मानव अधिकार कौन कौन से हो गए? जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा से उत्पन्न होते हैं, तीसरा जो भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं? ऐसे अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। एक चीज और है मानव अधिकार, और इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं? प्राण, स्वतंत्रता और समानता। ये भी आपको याद रखना कौन कौन से हैं। आपके प्राण मतलब जीवन, जो जीवन की स्वतंत्रता होती है वो आती है। प्राण और स्वतंत्रता, प्राण, स्वतंत्रता, इसके अलावा समानता और व्यक्ति की गरिमा, समानता और गरिमा, समानता, व्यक्ति की गरिमा। तो गरिमा संबंधी ये 3-4 तरीके के जो अधिकार हैं जो मानव अधिकार में आते हैं। पहला तो आपको सिंपल सा याद रखना कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत जो अधिकार होते हैं आपको दिए गए हैं, जो प्राणों से संबंधित हैं, जो स्वतंत्रता से संबंधित हैं, जो समानता से संबंधित हैं, जो गरिमा से संबंधित हैं व्यक्ति के, ऐसे अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाएं होती हैं, जो समझौते करार होते हैं सरकार के, उनके अनुसार जो आपको अधिकार दिए जाते हैं वो भी आपके मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और भारतीय न्यायालय द्वारा जो ऐसे अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं, जिनका प्रवर्तन कराया जा सकता है, ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं? ऐसे अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, है ना। ऐसे अधिकार जो उनका न्यायालय के द्वारा आप प्रवर्तन करा सकते हैं, वो अधिकार क्या कहलाते हैं? वो अधिकार आपके मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी जो परिभाषा है मानव अधिकार न्यायालय की परिभाषा दी गई है कि मानव अधिकार न्यायालय का, इसको थोड़ा बता, मानव अधिकार न्यायालय की जो परिभाषा है वो दी गई है कि मानव अधिकार न्यायालय क्या होते हैं। देखिए मानव अधिकार न्यायालय ई में दिया है 2E, यहां से दिख रहा है 2E। 2E में दिया है मानव अधिकार न्यायालय। न्यायालय 2E में क्या दिया हुआ है? मानव अधिकार न्यायालय आपका
दिया हुआ है। देखिए मानव अधिकार न्यायालय की सिंपल सी परिभाषा है, इसमें लिखा मानव अधिकार न्यायालय से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है। तो ऐसा न्यायालय जो धारा 30 के अधीन, इसमें लिखते भी हाँ, ऐसा न्यायालय जो धारा 30, बस ये याद रखना, जो धारा 30 के अधीन इसका गठन किया जाता है। मानव अधिकार न्यायालय का अर्थ क्या है? ऐसा न्यायालय जिसका जिसका गठन धारा 30 के अधीन किया जाता है, ऐसा न्यायालय। इस अधिनियम की जो धारा 30 है उसके अधीन जिसका गठन किया जाता है वैसा न्यायालय क्या कहलाता है? मानव अधिकार न्यायालय कहलाता है। यानी मानव अधिकार अधिनियम की धारा 30 के अधीन जिस न्यायालय का गठन किया जाता है वैसा न्यायालय क्या कहलाता है? वैसा न्यायालय मानव अधिकार न्यायालय कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो धारा 30 याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है धारा 30, आपको याद रखना है। अब देखिए थोड़ा लाइट नहीं है तो दिक्कत है हो रही है। 2F देखिए, अंतरराष्ट्रीय संविधानों में क्या क्या आता है? सेक्शन 2F, अंतरराष्ट्रीय प्रसंगताओं का अर्थ है जो करार वगैरह सरकार के द्वारा होते हैं मानव अधिकारों से संबंधित, तो उनके बारे में कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान, ये याद रखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी ये इसमें याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 सितंबर 1966, ये डेट आपको याद रखना है, 16 सितंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविधाएं या अभिसमय जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे अभिप्रेत है। तो कौन कौन सी संविधाएं आती हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये याद रखना है। कौन सी महासभा? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 सितंबर 1966 को स्वीकार की गई। अंगीकार मतलब स्वीकार, मुझे डेट याद रखना है। कौन सी है? 16 दिसंबर यानी 16/12 दिसंबर यानी 12, 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार या स्वीकृत लिख लीजिए, स्वीकृत योजना, ठीक है। स्वीकृत योजना कौन सी योजना? 16 सितंबर 1966 को जो स्वीकृत की गई थी ऐसी कोई योजना, काय के संबंध में? सिविल और राजनीतिक अधिकारों के मामले में। कैसे अधिकारों के मामले में? सिविल और राजनीतिक, तो दो अधिकारों के मामले में। कौन से अधिकारों के मामले में? सिविल और राजनीतिक अधिकारों के मामले में स्वीकार की गई कोई योजना। कौन से अधिकार? सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार के मामले में जो योजना स्वीकार की जाती है वो वाली योजना। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो 16 दिसंबर 1966 को जो स्वीकृत की गई थी योजना, और वो भी किन किन मामलों में स्वीकृत की गई थी? सिविल अधिकारों के मामले में, साथ ही साथ राजनीतिक अधिकारों के मामले में जो अंतरराष्ट्रीय करार हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे, स्वीकार की गई थी, ऐसी योजना इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये भी याद रखना है। आर्थिक स्तर पर, सामाजिक, और सांस्कृतिक ये तीनों तरीके की योजनाएं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संविदा। तो अंतरराष्ट्रीय जो भी संविदा या प्रसंविदा कहेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा एग्रीमेंट वगैरह हुए किन किन आधारों पर? दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया, है ना। तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय क्या है? प्रसंविदा इसके अंतर्गत आते हैं। आगे क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा स्वीकार की गई या अंगीकार की गई अन्य प्रसंविधाएं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार की गई, अन्य योजनाएं, अन्य प्रसंविधाएं लिख दी।
अन्य प्रश्न बता, जो कौन सा, जो केंद्र सरकार ने राजपत्र में या कह दीजिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की हो, जो केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की हो, विनिर्दिष्ट की हो। तो इस प्रकार की योजना 3 प्रकार की आ गई। पहला हो गया 16 दिसंबर 1966 को स्वीकृत कोई जो राजनीतिक या सिविल मामलों में जो स्वीकृत की गई ऐसी योजनाएं। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंगाएं होती हैं वो आती हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अन्य योजनाएं स्वीकार की जाती हैं वो भी आती हैं, लेकिन कब कब आएंगी वो, जब केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में उनको विनिर्दिष्ट किया जाए। तो इस प्रकार की जो योजनाएं आती हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान के अंतर्गत आती है। काय के अंतर्गत आती है? अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधान के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो है एफ के बाद जी, 2G की परिभाषा दी गई है, देखिए 2G, 2G में जो है सदस्य की परिभाषा लिखी है, सदस्य कि सदस्य से क्या अभिप्रेत है। देखिए सदस्य से क्या अभिप्रेत है, इसमें लिखा है सदस्य से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है। ये कह रहा है यथास्थिति मतलब जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो। आयोग, आयोग मतलब केंद्रीय आयोग, आयोग और राज्य आयोग, राज्य आयोग का सदस्य, सदस्य अभिप्रेत है, अभिप्रेत है। तो सदस्य में कौन कौन आता है? सदस्य में आता है आपका केंद्रीय आयोग का सदस्य और राज्य आयोग का सदस्य। तो सदस्य में कौन कौन आता है? केंद्रीय आयोग का सदस्य, केंद्रीय आयोग, केंद्रीय आयोग का सदस्य और राज्य आयोग का सदस्य, जैसी भी स्थिति हो। मतलब केंद्र की बात करेंगे कि तो केंद्रीय आयोग का सदस्य, और जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य आयोग का सदस्य इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे देखिए एक और जुड़ा है GA, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी 2019 में जोड़ा गया है। 2GA ये 2019 में जोड़ा गया है, पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसके अंतर्गत आता है। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की परिभाषा दी गई है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात कर रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या क्या आता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, ये याद रखना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वर्ग अधिनियम, अधिनियम कौन सा है? 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आयोग अधिनियम, पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा कौन सी है? एक मिनट, धारा 3, धारा 3, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आपको याद रखना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या आता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। तो ये आता याद रखना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या अर्थ है? धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग की बात होती है, अल्पसंख्यक आयोग है ना, तो अल्पसंख्यक लिखा है उसमें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा, सॉरी अल्पसंख्यक अलग है, सॉरी अल्पसंख्यक नीचे है। पिछड़ा वर्ग आयोग में धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसके अंतर्गत आता है। 2GA ये भी याद रखना, GA ये आयोग का। देखिए ये मानव अधिकार में आपको आयोग ही इंपॉर्टेंट है, और आयोग आपको याद रखना है कौन सा आयोग किस क्लॉज में कि कहाँ दिया गया है। जैसे कि ये दिया हुआ है आपका पिछड़ा वर्ग आयोग आएगा, SC ST आएगा,
है ना, अल्पसंख्यक वाला भी आएगा। तो ये सारे आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। और खासकर ये भी याद रखना अंतर्राष्ट्रीय कृषि संविधान को कहाँ दिया गया है, एफ में दिया गया, कौन कौन सी होती है अंतर्राष्ट्रीय कृषि संविधाएं, ये चीजें क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एच में दिया है 2H, एच में क्या दिया है, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय तो सभी में लगा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये भी याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कहाँ है, 2H में दिया है। पिछड़ा वर्ग कहाँ दिया गया, G में दिया गया, 2G में दिया गया है ना। और अंतरराष्ट्रीय कृषि समुदाय कहाँ है, F में है। मानव अधिकार कहाँ है, E में है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अर्थ लिखा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अभिप्रेत है। कौन सी धारा, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ये सीधा सीधा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, आयोग अधिनियम ये 1900 कौन सा है, 92, बुक था 93, बस इतना याद रखना। ये कौन सा है, 1992 का है, बुक कौन पिछड़ा वर्ग में कौन सा था, 93। तो राष्ट्रीय, एक मिनट इंग्लिश में देख लूंगा, 92 है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से क्या है अर्थ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये 92 है और ये कौन सा है, 93, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को अलग अलग याद रखना, ये 93 का है, ये कौन सा है, 92। इसीलिए कह रहा हूँ कि मिक्स हो जाते हैं परीक्षा में चीजें, है ना, मिक्स हो जाता है। तो 93 ध्यान दिया तो यहाँ 93 लगा दिया, यहाँ 92 याद रहा तो यहाँ 92 लगा। तो इन दोनों को ध्यान से याद रखिए, छोटी सी मामूली सी चीजें होती हैं जो परीक्षा में क्या हो जाता है, गलत कर देते हैं अपन लोग। तो याद रखेंगे 92 की बात कर रहा हूँ, ये 93 का अधिनियम है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अधिनियम है की धारा जो है कौन सी है, धारा 3, इसमें भी धारा दोनों में क्या है, 3 ही है, धारा 3, इसमें भी धारा 3 है और उसमें भी धारा 3 ही है। ये अलग अलग अधिनियम है, इसमें भी धारा 3 है, इसमें भी धारा 3 है। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि धारा 3 ही में है, बस यहाँ याद रखना है कि ये 1993 का अधिनियम की बात है और ये कौन सा है, 1992 की जो है अधिनियम की बात कर रहा है। तो ये थोड़ी सी माइनर चीजें हैं, इनको ध्यान रखेंगे परीक्षा में, है ना। ये छोटी छोटी ही चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है ना। क्या होता है, आप देख रहा होगा सरल पेपर आता है तब बच्चे ज्यादा गलत करते हैं, तो जो कठिन पेपर आता है तो बिल्कुल सही करके आते हैं। आजकल यही हो गया है ना, सरल पेपर में बच्चे बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से लगा के चले जाते हैं, गलत कर जाते हैं। और जबकि कठिन पेपर आता है अलर्ट होकर पेपर करते हैं और ज्यादा कराते हैं। ये थोड़ा सा अंतर आता है, तो ध्यान में रखिए इन चीजों को। सरल पेपर है इसका मतलब समझ लीजिए कि बहुत समझदारी से काम करना है आपको, है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा कि छोटी छोटी चीजें जो है गलत हो जाती है परीक्षा ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, उसके बाद HA और जुड़ा है, HA ये भी आपका 2019 में जोड़ा गया है। HA में जोड़ा है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। कौन सा है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए क्या कहता है ये, से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम अभिप्रेत। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, अधिनियम अकेला लिख देता हूं मैं। अधिनियम कौन सा है, 2005, अधिनियम 2005। तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 2005। 2005 अधिनियम कौन सा है,
तो धारा तो 3 ही है, इसमें भी धारा 3 है, तो कहाँ धाराओं के बारे में तो कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है ना, ये पूछेंगे वो धारा के आपकी धारा 3 कौन से आयोग की धारा 3, बस ये जरूर पूछेंगे, अधिनियमों के नाम पूछ सकते हैं ये आपसे, है ना, ये पूछ सकते हैं नाम आपसे, और ये भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना है आपको। धारा 3 तो आप जान ही रहे हैं कि सभी अधिनियमों की जो धारा, चाहे इस अधिनियम की बात करें, चाहे इस अधिनियम की बात करें, चाहे इस अधिनियम की बात करें, सबकी धारा 3 ही में है ना, अपने अपने हिसाब से। यहाँ राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, यहाँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हो जाएगा, और यहाँ बालकों का जो अधिकार संरक्षण अधिनियम वो आ जाएगा। तो धारा 3 के अधीन कहा था बालक, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिकृत है। तो धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का क्या अर्थ है, जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है उसकी धारा 3 के अधीन जिस आयोग का गठन किया जाता है, ऐसा आयोग क्या कहलाता है, ऐसा आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार सॉरी राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग कहलाता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आ जाएगा, इसको थोड़ा मिटाएं, जगह नहीं बची। अब आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आई में, टू आई, आई में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति अलग अलग दे रखा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहाँ दे रखा है, आई में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। ये याद रखना है, ये क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 338, अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 338 ये याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 338 में जो निर्दिष्ट किया गया है, या कह दीजिए जो निर्दिष्ट किया गया है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। कौन सा आयोग अभिप्रेत है, संविधान में भी याद रखना है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, याद रखना है इसको कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्या अर्थ है, जो संविधान का अनुच्छेद 338 दिया गया है उसके अनुसार जो गठित होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वो अभिप्रेत है। इसके अलावा देखिए अनुसूचित जाति आयोग के बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आई ए, टू आई ए, ये भी जोड़ा गया है 2019 में। जनजाति आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये कितने में दिया गया, 2I में दिया गया है, जो 2IA में दिया गया है अनुसूचित जनजाति। इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 338 ए में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, देखिए ये याद रखेंगे, ये कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 ए, ठीक है, ये याद रखना। ये वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता है आपके, जो दोनों क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो ये तो आपको वैसे भी याद होंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्या अर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या अर्थ है, ऐसा आयोग जो अनुच्छेद 338 ए में दिया गया। तो याद रखना है, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है, ये भी पूछा जाता है, याद भी होगा सभी को, तो याद रखना है ना, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं चीजें, है ना, तो याद रखेंगे। आयोगों के बारे में इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना है ये सारे, कि कौन सा आयोग किस अधिनियम अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो पूछे जाते हैं कि संविधान के कहाँ दिया गया है, कहाँ प्रोविजन किया गया है, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग कहाँ दिया गया है संविधान में, क्योंकि संविधान का क्वेश्चन है एक तरीके से, तो आपको याद भी रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है, जी राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग, जी में आ जाइए।
राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ दिया गया, देखिए ये क्या कहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम अभिप्रेत। तो अधिनियम अकेला लिख देता हूँ, अधिनियम कौन सा अधिनियम, 1990। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित कैसे करती है, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग गठित क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत, राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है, राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। तो ये याद रखना है कि कौन सा अधिनियम है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है, यानी जो अर्थ इसमें दिया है वही इसका अर्थ लगाया जाएगा। तो यहाँ भी अधिनियम याद रखना, अधिनियम कौन सा, 1990 का अधिनियम है ना। धारा तो 3 ही है, वहां भी धारा 3 थी, यहाँ भी धारा 3 है। इसके अलावा जो है आपका दे रखा है महिला आयोग के बाद अधिसूचना, ये तो आप जानते हैं कि अधिसूचना का क्या अर्थ होता है, के अधिसूचना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अधिसूचना को परिभाषित करने की भी जरूरत नहीं, अधिसूचना तो अर्थ जानते ही हैं आप कि अधिसूचना का क्या अर्थ है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, प्रकाशित कायम में राजपत्र पत्र में प्रकाशित, कैसी अधिसूचना, जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है ऐसी अधिसूचना इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, विहित भी आप जानते हैं, के बाद एल, विहित, विहित का अर्थ क्या होता है, नियमों द्वारा बना, विहित है, विहित का क्या अर्थ है, विहित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अधिनियम, मतलब नियमों द्वारा बनाए गए विहित, जो नियम बनाए जाते हैं इस अधिनियम के तहत वो आते हैं। विहित का क्या अर्थ होता है, ये तो सभी में एक ही होता है और ये भी एक होता है, तो ये तो कॉमन बात है। अधिसूचना का क्या अर्थ होता है, राजपत्र में जो अधिसूचनाएं निकाली जाती है वो, और विहित का क्या अर्थ होता है, जो इस अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं नियम वो। ठीक है, लोक सेवक की भी सिंपल परिभाषा है एम टू एम, जो सभी में एक ही होती है। लोक सेवक, लोक सेवक का क्या अर्थ है, जो आईपीसी की धारा 21 में दिया गया है वही यहाँ लिखा है। लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है। तो लोक सेवक कौन है, आईपीसी 21, बस इतना याद रखें, आईपीसी 21, बस इतना याद रखें। लोक सेवक का क्या अर्थ है, आईपीसी 21, यानी आईपीसी की धारा 21 में जो अर्थ दिया गया है वही अर्थ यहाँ भी लोक सेवक का लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए एन टू एन, ये इंपॉर्टेंट है। टू एन जो परिभाषा है वो राज्य आयोग की परिभाषा, काय की परिभाषा, राज्य आयोग। टू एन में काय की परिभाषा दी गई है, राज्य आयोग की परिभाषा दी गई है। राज्य आयोग से धारा राज्य आयोग से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है। तो कौन सी धारा, धारा 21, कौन सी धारा, इस अधिनियम की धारा 21, आईपीसी की धारा 21 नहीं, इस अधिनियम की धारा 21। राज्य आयोग का अर्थ क्या है, अधिनियम की धारा 21, अधिनियम मतलब यही जो आज हम पढ़ रहे हैं मानव अधिकार अधिनियम की धारा 21, ये याद रखना, अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य आयोग अभिप्रेत है। तो राज्य आयोग का क्या अर्थ है, धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग। कौन सा अधिकार, राज्य मानव अधिकार, यहाँ लिख लेते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग। तो आयोग का क्या अर्थ है, राज्य आयोग का क्या अर्थ है, राज्य मानव अधिकार आयोग। कौन सी धारा के तहत, धारा 21 के तहत जो गठित किया जाता है ऐसा राज्य मानव अधिकार आयोग इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखिए 21, ठीक है, 21 धारा के अधीन, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का क्या है, धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है। ये आपकी हो गई परिभाषाएं। ये जो था आपका परिभाषा का क्लॉज था। इसके बाद जो है आपका चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर जो है 2, एक मिनट थोड़ा सा,
देखिए अपन अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसमें धारा 3 को देखेंगे। पहले धारा 3 सेक्शन 3 है। इसमें सेक्शन 3 जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित है। काय का गठन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव आयोग के गठन से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। तो याद रखेंगे गठन, इसमें काय का गठन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन है। ये शब्द याद रखना है, गठन। काय का गठन किया जा रहा है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का इसमें क्या किया जा रहा है? गठन किया जा रहा है। इसमें देखिए पहला क्लॉज देखें क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है केंद्र सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका गठन कौन करता है? इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। बस इतना याद रखिए इसमें, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, अधिनियम के अधीन जो शक्तियां दी गई हैं उसका प्रयोग करने के लिए। तो ये इतना याद रखना है कि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अधिनियम के अधीन जो शक्तियां दी गई हैं, अधिनियम के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों गठन किया जाता है? इसका गठन इसलिए किया जाता है ताकि जो अधिनियम के अधीन जो शक्तियां उसको प्रदान, अधिनियम के अधीन जो शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग किया जा सके। कौन प्रयोग करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो करता है, आयोग करता है। इनका गठन कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनका मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इसका क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है, गठन का निर्माण किया जाता है। पहले निकाय कहते हैं, एक निकाय है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इंपॉर्टेंट बस इतना है। और उद्देश्य तो ये आप जानते हैं, कॉमन है, कोई खास नहीं। बस इतना है याद रखना है कि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा जो पॉइंट है ये कहता है कि आयोग जो है किन से मिलकर बनेगा, किन किन लोगों से मिलकर के आयोग का गठन किया जाएगा। तो किन निम्न से मिलकर बनेगा, यहाँ आप लिख दीजिए निम्न से मिलकर बनता है। निम्न से कौन कौन होते हैं इसमें? देखिए पहला कहता है एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। तो पहला तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। ये आप इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष किस रैंक का होता है? या तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। कौन बन सकता है इसका अध्यक्ष? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इंपॉर्टेंट है ये। कौन बन सकता है इसका अध्यक्ष? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ही होता है। अगर वो नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय का अन्य कोई न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। किसका? उच्चतम, यानी सुप्रीम कोर्ट। एससी की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। किसकी? एससी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है ना। तो याद रखना भारत का मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। अगर वो नहीं है, या फिर कोई उच्चतम न्यायालय का अन्य कोई न्यायाधीश जो हो सकता है वो इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो याद रखना है, यानी कि इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से नीचे का कोई व्यक्ति जो होगा वो इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय के जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनसे नीचे का कोई जो होगा व्यक्ति वो इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। तो ये याद रखना है कि इसका जो अध्यक्ष कौन होगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर उच्चतम न्यायालय का अन्य कोई न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है। दूसरा देखिए बी क्या कहता है? बी कहता है
एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, इसके अलावा एक सदस्य, अध्यक्ष के बाद कौन होता है, सदस्य। ये तो अध्यक्ष हो गया, इसके अलावा सदस्य होगा, तो सदस्य भी कौन हो सकता है, इसमें लिखा है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है। उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम एससी लिख देता हूं, है ना। उच्चतम न्यायालय का क्या है, न्यायाधीश, न्यायाधीश या तो है या रह चुका है। रहा है एक ही बात है, रहा है भी ठीक चलेगा। तो उच्चतम न्यायालय का कौन है, न्यायाधीश है या रहा है या रह चुका है, एक ही बात है। तो सदस्य होगा, इसमें एक सदस्य भी कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश वर्तमान में या तो है या फिर रह चुका है, ऐसा व्यक्ति भी क्या बन सकता है, इसका सदस्य बनाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सी क्या कहता है, सी कहता है एक सदस्य, ये सदस्य हो गया, एक अन्य सदस्य भी है, एक तो ये सदस्य हो गया। दूसरा सदस्य जी कह रहा है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, ये हाई कोर्ट का, ये क्या कह रहा है, हाई कोर्ट की बात कह रहा है कि हाँ, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। ठीक है, दोनों बात आ गई, या तो वर्तमान में है या रहा है। एक सदस्य तो जो हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य वो हो गया जो हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का क्या है, मुख्य न्यायमूर्ति, या तो वर्तमान में है या फिर रहा है। ऐसे एक दूसरा सदस्य हो गया। आगे लिखा है तीन सदस्य, डी में, डी कह रहा है तीन सदस्य, तीन अन्य सदस्य, है ना। इसके अलावा तीन अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है कि तीन अन्य सदस्य भी इसमें होंगे। तीन सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें लिखा तीन सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। तो तीन सदस्य कौन होंगे, जिन्हें मानव अधिकार का अनुभव है। तो ये पहले तो याद रखेंगे कि तीन सदस्य कौन कौन होंगे, जिनको मानव अधिकार का क्या है, अनुभव है। उसमें से भी एक महिला होगी, एक महिला, तीन सदस्यों में से एक क्या होगी, महिला होगी। तो ये भी याद रखना है कि तीन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। देखिए अब इसमें याद रखने वाली बात है कि जो अध्यक्ष होता है इसका, वो तो आप मान लीजिए कि मुख्य न्यायमूर्ति होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या फिर अन्य कोई जो हाई सुप्रीम कोर्ट है उसका जज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो सदस्य होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या हो सकता है, मतलब रहा हो या रह चुका हो ना। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का जज होता है। हाई कोर्ट का कौन सा जज होता है, मुख्य न्यायमूर्ति। ये याद रखना, हाई कोर्ट का कौन सा जज, मुख्य न्यायमूर्ति। ये छोटी सी बात है, हाई कोर्ट का केवल मुख्य न्यायमूर्ति, उससे नीचे का नहीं। हाई कोर्ट का लिखा है किसी मुख्य न्यायमूर्ति, तो याद रखेंगे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति, कोई हाई कोर्ट का कोई अन्य जज नहीं, केवल कौन सा जज, जो मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस है जो स्टेट का, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, तो मुख्य न्यायमूर्ति। ये याद रखने वाला बात है कि हाई कोर्ट का कोई भी अन्य न्यायाधीश नहीं, केवल मुख्य न्यायमूर्ति जो इसका सदस्य होगा, या रह चुका हो या हो। और सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश भी होता है, चीफ जस्टिस तो होता ही है, अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश है वो उसका सदस्य होता है। और यहाँ पे मुख्य जो हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस आता है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आता है, या तो हो या रह चुका हो। इसके अलावा तीन सदस्य आते हैं, और वो तीन सदस्य कैसे होते हैं, जिनको मानव अधिकार के बारे में विशेष ज्ञान होता है। ऐसे सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं जिनको विशेष ज्ञान है, और जिसमें कम से कम एक महिला होगी। ये आपको याद रखना है, इसमें कम से कम क्या होगी, एक महिला सदस्य भी होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक अध्यक्ष हो गया, 3 2 5 और एक 6 लोगों से मिलकर बन गया है। अभी नीचे देखिए तीसरा क्लॉज क्या है, अभी तीसरा क्लॉज और है इसमें। अभी ये कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त धारा 12 के खंड 7 से खंड 11 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो अपन पूरे तो आयोग नहीं लिख रहे, यहाँ जो भी आयोग अपन ने ऊपर पढ़े हैं उन आयोगों के सदस्य भी चुने जाएंगे। इसमें से कौन कौन से थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग था, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था,
इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था, राष्ट्रीय महिला आयोग है, तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त है। इस धारा 12 के खंड खास से खंड 11 में निर्दिष्ट कृत्यों के लिए खंड 12 धारा 12 की स्पेशली बात कर रहा है। इस धारा जो 12 है, धारा 12 की खंड खा है, खंड खा से 11 तक, 11 तक के बारे में कह रहा है कि खंड धारा 12 के खंड खा से 11 तक के बारे में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। ये भी आयोग के सदस्य क्या समझे जाएंगे? आयोग के सदस्य। मतलब इन कृत्यों की जब बात आएगी, सीधी बात है कि धारा 12 के खंड खा से 11 तक की जब बात आएगी तो जो आयोग थे, जैसे कि SC/ST आयोग था, पिछड़ा वर्ग आयोग था, अल्पसंख्यक आयोग था, महिला आयोग था, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो तमाम आयोग जो बताए गए हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, इस मामले में भी क्या समझे जाएंगे? आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए चौथा क्या है। चौथा कहता है एक महासचिव होगा, इंपॉर्टेंट है, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40B के अधीन विनियमन बनाने की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो एक महासचिव भी होगा इसमें, ये याद रखें। महासचिव कौन होगा इसमें? एक महासचिव होगा। महासचिव क्या समझा जाएगा? कार्यपालक अधिकारी। क्या होगा इसका? महासचिव कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी समझा जाएगा। क्या होता है, ये अध्यक्ष तो बना दिए जाते हैं लेकिन पूरा कामकाज जो होता है आयोग का इन्हीं के कंधों पे होता है। ये महासचिव होते हैं, ये कार्यपालक अधिकारी होते हैं। लगभग आयोग का लगभग पूरा जो वर्क होता है, लेखा जोखा सारे काम होते हैं, लगभग इन्हीं की जिम्मेदारी रहता है। अध्यक्ष तो केवल अध्यक्षता करते हैं, तो ये पूरे काम वगैरह आयोग एक तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये महासचिव जो होगा इसका कार्यपालक अधिकारी समझा जाएगा। और इसमें लिखा है अध्यक्ष के नियंत्रण और सिवाय कौन सी शक्तियों? सिर्फ न्यायिक शक्तियों और नियम बनाने की शक्तियों को छोड़ के बाकी सारी शक्तियों का ये प्रयोग कर सकता है। इसमें लिखा है कि अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। किसके नियंत्रण के अधीन रहता है? अध्यक्ष। तो ये भी याद रखना है किसके नियंत्रण में रहता है? अध्यक्ष के। जो अध्यक्ष उसमें तो बता दिए, जो अध्यक्ष होता है उसके नियंत्रण में ये रह करके कार्य करता है। मुझे अधिनियम के तहत जो भी शक्तियां इसको दी गई हैं वो समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, सिवाय कौन सी? नियम बनाने की और जो न्यायिक शक्तियां उनको छोड़ के बाकी सारी शक्तियों का ये प्रयोग करता है। मैंने कहा ना ये पूरी जिम्मेदारी इनके पास रहती है, सारे काम का यही देखता है। केवल न्यायिक शक्ति छोड़ दी जाए और नियम बनाने की शक्ति छोड़ दी जाए तो बाकी पूरे काम महासचिव के द्वारा ही देखे जाते हैं। यही पूरी तरीके से आयोग को चलाते हैं, यही एक तरीके से मुक्त होते हैं, है ना। किसके नियंत्रण में रहते हैं? ये अध्यक्ष के नियंत्रण में रह करके ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये याद रखना है आपको। न्यायिक कृत्यों को और विनियमन बनाने की जो शक्ति उनको उनका ये प्रयोग नहीं करेगा, है ना। नियम बनाने की और विनियमन बनाने की शक्तियों का ये छोड़ के इस अधिनियम के तहत जो भी शक्तियां दी गई हैं उन समस्त शक्तियों का ये क्या करता है? प्रयोग कर सकता है। और किसके अधीनस्थ होता है? अध्यक्ष के अधीन रह करके ये कार्य करता है। अब पांचवा देखिए इंपॉर्टेंट, पांचवा भी पूछा जाता है कई बार, हालांकि सिंपल है लेकिन पूछा जाता है कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगी। तो पहला तो याद रखना कि आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर की बात कह रहा है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुख्यालय कहाँ है इनका मुख्यालय? ये याद रखना है आपको, नई दिल्ली। या मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में होगा। नई दिल्ली नहीं लिखा, दिल्ली ही लिखा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। अब दूसरा, अब इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया कि दिल्ली में होगा। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है आगे से कि आयोग केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ये याद रखना है। आयोग कौन? आयोग, आयोग किसके अनुमोदन से? केंद्र सरकार की, ये याद रखना है, केंद्र सरकार। यहीं पे क्वेश्चन बनता है केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से। तो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन, अनुमोदन मतलब अनुमति से, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थान पर कार्यालय स्थापित कर सकती। अनुमोदन से भारत के अन्य स्थान पर और कार्यालय स्थापित कर सकती। ये याद रखना है क्योंकि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से यही क्वेश्चन बनता है।
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो मुख्य क्या कहते हैं, इसका जो मुख्यालय दिल्ली में है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसका जो अन्य स्थानों पर अगर कार्यालय या मुख्यालय बनाना है तो किसके अनुमोदन से बनाया जाता है और कौन के, तो उल्टा करके उल्टा सीधा करके पूछते हैं। तो याद रखना है केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थान पर कौन बना सकता है कार्यालय स्थापित कर, आयोग द्वारा कौन करता है स्थापित, आयोग। तो आयोग करता, उल्टा कर देते हैं वो, उल्टा ये कर देते हैं कि आयोग के अनुमोदन से केंद्र सरकार, है ना, इस तरीके से कर देते। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर बनाया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। कौन कर सकता है, आयोग ही स्थापित करेगा, बस केंद्र सरकार की अनुमति से करेगा। ठीक है ना, इसको उल्टा कर देते हैं वो कि केंद्र सरकार स्थापित करेगी आयोग की अनुमति से। तो ऐसा इसीलिए इसको कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आयोग ही करता है, दिल्ली में है, दिल्ली से उठा के अगर उनको लगता है किसी दूसरे स्थान में, भारत के किसी भी दूसरे स्थान में कार्यालय बनाना चाहिए तो आयोग बना सकता है, लेकिन उसको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी, केंद्र सरकार की। यहाँ लोड देंगे राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाते हैं। तो याद रखना है केंद्र सरकार की अनुमति की बात ली जाएगी। कौन लेगा अनुमति, आयोग लेगा, और आयोग ही स्थापित करेगा। अन्य स्थान पर कौन स्थापित करेगा, आयोग ही स्थापित करेगा। किसकी अनुमति से स्थापित करेगा, केंद्र सरकार की अनुमति से। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। आयोग ही स्थापित करेगा अन्य स्थानों पर, लेकिन किसकी अनुमति से करेगा, केंद्र सरकार की अनुमति से। उल्टा कर देते हैं उसको क्वेश्चन को कि केंद्र सरकार स्थापित करेगी आयोग की अनुमति से, है ना, या राष्ट्रपति की, इस तरीके से कोई बात कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब है धारा 4, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। धारा 4 में है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। अब देखिए धारा 4, धारा 4 है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। पहला पहला क्लॉज देखते हैं। पहला क्लॉज कहता है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। परंतु भी है, तो ये कह रहा है कि भैया इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। एक ही शब्द याद रखना है, राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे। कौन नियुक्ति करता है, महामहिम राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। अधिपत्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये तो आप जानते हैं। तो अधिपत्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। कौन नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। परंतु लगा हुआ है इसमें, परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश से प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। लेकिन राष्ट्रपति जी जो इनकी जो नियुक्ति करेंगे वो एक समिति की सिफारिश पर करेंगे। तो समिति की सिफारिश पर, तो समिति की सिफारिश पर करेंगे। राष्ट्रपति जी जो भी नियुक्ति करेंगे किससे करेंगे, जो समिति इनको सलाह देगी उसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो समिति में कौन कौन होंगे वो नीचे लिखा है कि कौन कौन सी समिति जो है किन किन से मिलकर बनेगी। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि समिति में कौन कौन होता है। देखिए पहला इसमें एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष इधर लिख लेते हैं हम, अध्यक्ष। समिति का जो एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है होता है, क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समिति को याद रखना है कि कौन कौन समिति में होता है। याद रखेंगे आप कि समिति में कौन कौन होता है, इसके क्वेश्चन आता है। तो समिति में कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा देखिए, इसके अलावा सदस्य है सारे के सारे, तो है ना, यहाँ सदस्य लिख देते हैं। एक तो अध्यक्ष हो गया, उसके अलावा बाकी के सब सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होता है, बाकी सब सदस्य होते हैं। तो सब सदस्य कौन कौन सदस्य हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर।
अगर कभी स्पीकर लिखा हो तो कंफ्यूजन मत हो जाना कि भाई स्पीकर क्या है, स्पीकर भी लोकसभा के अध्यक्ष को ही कहते हैं, तो स्पीकर लिखा हो एक ही बात है ना, लोकसभा का अध्यक्ष है ना। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट स्पीकर लिख देते हैं ना। जो नए बच्चे उनके लिए कह रहा हूँ, पुरानों को तो पता है स्पीकर लिखा है तो यही बात है, तो एक ही अर्थ है ना। जो नए बच्चे हैं तो याद रखना कि स्पीकर भी लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तीसरा देखिए, तीसरा कौन होता है, भारत के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। कौन से मंत्रालय का, भारत के, भारत के गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय का जो मंत्री होता है, यानी कि गृह मंत्री कह दीजिए, भारत के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, या आप इसको शॉर्ट में गृह मंत्री भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यही होता है इसका भार साधक मंत्री, मोस्टली यही होता है ना। तो भारत के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी जो होता है इसका सदस्य होता है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, का नेता, ये भी याद रखना, विपक्ष का नेता जो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उसका जो नेता बनाया जाता है, नेता प्रतिपक्ष जिसे कहते हैं, वो भी इसमें क्या होता है, सदस्य के रूप में शामिल होता है। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं जिसे, तो वो भी सदस्य के रूप में क्या होता है, इसमें शामिल होता है, ये भी याद रखना है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये लोकसभा का विपक्ष का नेता, और राज्यसभा की, ये राज्यसभा, राज्यसभा के विपक्ष का नेता। तो दोनों के विपक्ष हो गए, राज्यसभा का भी विपक्ष का नेता हो गया, और सॉरी राज्यसभा का भी हो गया और लोकसभा का भी हो, तो लोकसभा के विपक्ष का नेता भी शामिल होता है और राज्यसभा के विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। नेता प्रतिपक्ष दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, आगे आ गया राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का, कहाँ का, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति, ये याद रखना है। राज्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा थोड़ा इसको अलग क्यों कर रहा हूं मैं, इसको इसलिए अलग कर रहा हूँ, इसमें भूल हो गया। यहाँ था लोकसभा का स्पीकर, यहाँ राज्यसभा का स्पीकर क्यों नहीं रखा, यहाँ राज्यसभा का उपसभापति क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा का जो स्पीकर होता है या कह लीजिए अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना, इसीलिए उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उसको नहीं आएगा ना, तो यहाँ कौन आएगा, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, इसीलिए उपसभापति आया है, इसीलिए याद रखेंगे इसको। यहाँ क्या हुआ, आपने यहाँ अध्यक्ष पढ़ लिया तो क्या दिमाग में अध्यक्ष ही बैठा रहता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष दिमाग में एकदम फ्लो में चला गया कि बोले राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, राज्यसभा का कौन होगा, उपसभापति, सभापति ना होकर कौन हो रहा है, उपसभापति। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ सभापति हो जाएगा, तो सभापति कौन होता है, सभापति तो राष्ट्र को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति होता है, तो वो इसमें होता नहीं है ना, इसीलिए इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट, इसको अलग कराया मैंने थोड़ा सा, इसको आप याद रखेंगे, है ना, उपसभापति ना कि सभापति। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखना। तो कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, क्वेश्चन आता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा सदस्य होते हैं इसमें, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, भारत के गृह मंत्रालय का जो भारत मंत्री है या कह लीजिए गृह मंत्री है वो होता है इसका सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, इसके अलावा राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, वो क्या हो, सदस्य के रूप में शामिल होता है। परंतु लिखा है आगे, परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये क्या कह रहा है भारत, परंतु यह कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श, मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि भैया जो कोई भारत का मुख्य न्यायमूर्ति की जब बात आएगी, कोई न्यायमूर्ति वगैरह को अगर नियुक्त करना हो, चौथे ही पढ़ रहे ना, हाँ, मुख्य न्यायमूर्ति वगैरह की क्या है नियुक्ति करनी हो तो किसकी परामर्श से की जाएगी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से।
इनकी नियुक्ति की बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भारत, परंतु उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश वगैरह है, इनकी नियुक्ति की बात आती तो किससे, ये तो कॉमन सी बात है कि जब इन न्यायाधीशों की बात आएगी, जो आसीन न्यायाधीश वगैरह उनकी नियुक्ति की बात आएगी, तो भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति है उनके ही परामर्श से क्या किया जाएगा, जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अगर करनी है तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये आपको इसमें देखना है। आगे देखिए क्या है दूसरा क्लॉज इसका, देखिए दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है भारत अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से अविद्यमान नहीं होगी कि उपधारा 1 के परंतु में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है, ये उपधारा 1 में रिक्ति है। तो ये कह रहा है केवल कोई रिक्ति के आधार पर कोई नियुक्ति जो है रिक्ति, ये एक दे रखा है कि मान लो कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है, अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण से विद्यमान नहीं होगी कि उपधारा 1 के पहले परंतु में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है। तो मतलब ये समिति है, अब मान लीजिए इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की, अब ये कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि साहब इसमें ये नहीं था वो नहीं था, कोई भी सदस्य बोले ये विपक्ष का नेता नहीं था, बोले राज्य का विपक्ष का नेता नहीं था, बोले लोकसभा का ये अध्यक्ष नहीं था, तो ऐसी रिक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में या कोई अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता कि समिति में फलाना सदस्य की कमी थी, तो ये कमी का कोई आधार नहीं उठाया जाएगा, ये कहता है इसका दूसरा जो है क्लॉज कहता है। ठीक है, इसके बाद जो है पांचवा जो कल ही देखेंगे आप, बाकी जो पांचवा है ये कल देखा जाएगा, है ना, अभी टाइम ज्यादा हो गया है।